हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है योजक चिन्ह। ठीक है, तो योजक जो चिन्ह है उनको मैंने बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है, तो चल के वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। मिलते हैं वीडियो के बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं विराम चिन्ह की, यानी कि विराम चिन्ह कहते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तो देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी विराम का अगर मतलब देखा जाए तो विराम का मतलब क्या होता है, रुकना होता है। और रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कुछ निशान प्रयुक्त किए जाते हैं और उन्हीं निशानों को कहा जाता है विराम चिन्ह। तो कहने में लगी फ्रेंड्स कि विराम का जो अर्थ होता है वो विराम का अर्थ होता है रुकना, और रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कुछ निशान प्रयुक्त किए जाते हैं और उन्हीं निशानों को कहा जाता है विराम चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्प विराम। तो प्रमुख विराम चिन्हों में से सबसे पहला आता है अल्प विराम। तो फ्रेंड्स, आप कोष्टक में इसका चिन्ह देख सकते हो कि अल्प विराम का किस प्रकार का चिन्ह आता है। तो आपको कोष्टक में दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये होता है अल्प विराम का चिन्ह, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे कोमा, यानी इंग्लिश में इसे कोमा बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है अल्प विराम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अल्प विराम जो है इसका जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं। तो देखिए, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या फिर अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के बारे में बताया जाता हो, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अल्प विराम जो चिन्ह है उस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर थोड़ा सा रुकना हो या फिर अधिक वस्तुओं के बारे में, अधिक व्यक्तियों के बारे में आदि के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आप कोष्टक में देख सकते हो ये जो चिन्ह है वो किसका है, अल्प विराम का। लगाते हैं ना हम छोटा सा ऐसे, तो वो है अल्प विराम का। चलिए अब इसे हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो देखिए, उसने आने को कहा था इसलिए मैं उनका आने की प्रतीक्षा करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं कि उसने आने को कहा था, थोड़ा सा रुका और उसके बाद में फिर इसे हम बोल रहे हैं कि इसलिए मैं उसका आने की क्या कर रहा हूँ, प्रतीक्षा करूँगा। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगाया हमने वो किसका लगाया, अल्प विराम का। ठीक है, तो अल्प विराम का प्रयोग वहीं किया जाएगा जहाँ पर थोड़ा सा रुकना हो या फिर अधिक वस्तुओं के बारे में, अधिक व्यक्तियों के बारे में आदि के बारे में बताया जाए, वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहले उदाहरण में, तो पहले उदाहरण में हम थोड़ा सा रुक रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसने आने को कहा था, हम थोड़ा सा रुके और फिर हम जस्ट बोलेंगे इसलिए मैं उनका आने की प्रतीक्षा करूँगा। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी फसलों के बारे में बताया जा रहा है, यानी बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बता रहा है, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, यानी कोमा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे गेहूँ फिर कोमा लगाया, चना कोमा, बाजरा कोमा, मक्का। तो यहाँ पे बहुत सारी फसलों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कोमा लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अल्प विराम यानी कोमा का उपयोग वहीं किया जाएगा जहाँ पे थोड़ा सा रुकना हो या फिर अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के बारे में बताया जा रहा हो, वहीं पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्प विराम के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है अर्ध विराम। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा अल्प विराम, अब देखेंगे हम अर्ध विराम के बारे में। अर्ध विराम का जो चिन्ह है वो इस प्रकार का आता है जैसे आप कोष्टक में देख रहे हो। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है सेमी स्लोन। तो इंग्लिश में सेमी स्लोन के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, अर्ध विराम का। तो जहाँ अल्प विराम, यहाँ पे कोष्टक में जो निशान दिखाई दे रहा है वो किसका है, अल्प विराम का। तो जहाँ पर अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम, यहाँ कोष्टक में देख रहे हो चिन्ह किसका है, पूर्ण विराम का। तो जहाँ अल्प विराम से अधिक समय के लिए ठहरते हैं और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने में मतलब ये है कि अर्ध विराम जो चिन्ह है यानी कि सेमी स्लोन जो चिन्ह है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर अर्ध विराम से तो कम समय के लिए और पूर्ण विराम से अधिक समय के लिए जहाँ पे हम ठहरते हैं वहाँ पर किया जाएगा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। और आप चिन्ह का देख सकते हो, इस तरह का इनका चिन्ह आता है अर्ध विराम का। चलिए अब इसे हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो पहला आता है, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो यहाँ पे वह विद्यालय नहीं आया, इसमें हम अल्प विराम से अधिक समय के लिए ठहर रहे हैं
और जो पूर्ण विराम है उससे कम समय के लिए ठहरे हैं। तो यहाँ पे जो निशान लगाया मैंने यहाँ पे, वो कौन सा आ जाएगा, अर्ध विराम का। तो वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह क्या था, बीमार था, इसलिए वो नहीं आया। तो यहाँ पे हम अर्ध विराम जो है उसका उपयोग कर रहे हैं चिन्ह का, यानी कि अल्प विराम से हम अधिक समय के लिए ठहरे हैं और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो चिन्ह लगाया हमने वो किसका लगाया, अर्ध विराम का। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितने भी चिन्ह है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है, एग्जाम में तो पूछा जाता ही है। इसके साथ ही हम जो लिखते हैं इसमें हमारी लिखावट में भी काफ़ी मात्रा में सुधार होगा। तो इसीलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखते रहिए, वीडियो को स्किप कहीं से भी मत कीजिएगा। चलो ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है। कह रहा है फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है, किंतु श्रीनगर में ही और किस्म के भी फल पैदा होते हैं। यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड्स कि जो आम है वो आम अन्य फलों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, अल्प विराम से अधिक समय के लिए ठहरे हैं और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरे हैं फिर। और उसके बाद में बोला जा रहा है कि किंतु श्रीनगर में ही और किस्म के भी फल पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के आपको यही याद रखना है कि अल्प विराम से तो अधिक समय के लिए ठहरते हैं और पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहीं पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो दूसरा जो अर्ध विराम चिन्ह है वो भी आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स पहले हमने बात की अल्प विराम की, फिर हमने चर्चा की अर्ध विराम की, अब बात करेंगे हम पूर्ण विराम की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम पूर्ण विराम की। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का आप देख सकते हो, ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है आपको ऐसा खड़ा लास्ट में हम लगाते हैं ना, वो है पूर्ण विराम का। और अंग्रेजी में बोला जाता है इसे फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप इसे बोला जाता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा इस चिन्ह का, तो जहाँ पर एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब ये है कि जहाँ पर एक बात पूरी हो जाए या फिर वाक्य समाप्त हो जाए वहीं पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो बात पूरी हो गई। अब बात पूरी हो गई तो यहाँ पे जो चिन्ह लगाया है लास्ट में वो किसका लगाया है, पूर्ण विराम का। उसी प्रकार मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो बात पूरी हो गई, बात पूरी हुई तो लास्ट में जो चिन्ह लगाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो चिन्ह है वो चिन्ह किसका है, तो ये चिन्ह है किसका, पूर्ण विराम का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जहाँ पर एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहीं पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है फ्रेंड्स उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो विराम चिन्ह आता है वो आता है उपविराम, या फिर कह सकते हो इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। इसके चिन्ह की बात करें तो आपको कोष्टक में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार को जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, उपविराम या अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है। और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सेलोन। ठीक है, तो अंग्रेजी में से सोलोन बोला जाता है, जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है मेरी, तो आप पढ़ लेना इसे। अब आगे देखिए इस निशान का जो उपयोग है वो उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इस निशान का प्रयोग शीर्षक यानी कि कोई भी टॉपिक लिखते समय एवं निर्देश देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी उपविराम या अपूर्ण विराम जो चिन्ह है इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इस निशान का प्रयोग वहीं किया जाएगा, यानी कि इस चिन्ह का उपयोग वहीं किया जाएगा जहाँ पर शीर्षक लिखा जाएगा। ठीक है, यानी शीर्षक लिखते समय एवं निर्देश देने के लिए इस शीर्षक का या फिर कह सकते हो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण से देखते हैं। तो पहला उदाहरण है प्रेमचंद एक अध्ययन। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगाया गया है ये चिन्ह किसका है, तो ये है उपविराम या अपूर्ण विराम का। यानी कि यहाँ पर इससे जो इस तरफ वाला जो दिशा है यानी कि जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ के बारे में बताना है। तो प्रेमचंद एक अध्ययन, यानी कि अब इसमें प्रेमचंद के बारे में आपको लेख बताना है या प्रेमचंद के बारे में आपको डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है। ठीक है, भाई प्रेमचंद के बारे में आपको बताना है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता। यानी कि इसमें भी शीर्षक क्या है, कंप्यूटर है, और निर्देश दे रहा है कि किसके बारे में बताना है, कंप्यूटर के बारे में बताना है। तो कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल्स लिखनी है। तो कुल मिलाकर के उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में सेलोन बोलते हैं, जिसका आप चिन्ह देख सकते हो ऐसे दो बिंदु सी आती है, वो किसका है, उपविराम या अपूर्ण विराम का। ठीक है, तो इसका प्रयोग वहीं किया जाएगा जहां पर शीर्षक यानी टॉपिक लिखते समय या निर्देश देने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर समझ में नहीं आया तो इसे हम दूसरे शब्दों में चर्चा करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए यानी उपविराम या अपूर्ण विराम का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कहने मतलब यह है कि जहाँ पर वाक्य कोई भी पूरा नहीं होता है यानी खत्म नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु के बारे में अथवा विषय के बारे में उसमें बताया जा रहा है, वहाँ पर उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह के बारे में या अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि बाकी आगे बताना है कि क्या क्या नाम है। तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसके बाद में यहाँ पे देखिए बीच में चिन्ह लगा दिया। ये चिन्ह किसका है, तो ये है किसका, उपविराम का। तो यहाँ पे जो कलर में मैंने चिन्ह लगाया है यहाँ पे और यहाँ पे जो कलर में चिन्ह है वो किसके निशान है, उपविराम या फिर अपूर्ण विराम के। तो कृष्ण के अनेक नाम हैं जैसे मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। तो ये सारे के सारे किसके नाम हैं, तो ये किसके नाम है, कृष्ण के। और यहाँ पे देखना मोहन और गोपाल के बीच में मैंने चिन्ह लगाया है, गोपाल और गिरधर के बीच में मैंने चिन्ह लगाया है, ये किसका निशान है, तो ये है कोमा का। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। भारत के अनेक नाम हैं जैसे इंडिया, सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान आदि। तो यहाँ पर भारत के अनेक नाम हैं, सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ, बाकी और हैं। तो यहाँ पे हमने चिन्ह लगा दिया किसका, अपूर्ण विराम का या फिर उपविराम का, और आगे बता दिया इंडिया, सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान आदि। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक या विस्मयक वाचक चिन्ह, यानी विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक चिन्ह जिसका आप निशान देख सकते हो। इस तरह का निशान आता है, यानी एक और उसके नीचे बिंदु लगा देते हैं, आपने देखा होगा ऐसा। तो ये जो निशान है जो कोष्टक में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये निशान है किसका, विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक चिन्ह का। अब चलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का जहाँ पर बोध होता है वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयबोधक या विस्मयवाचक चिन्ह का उपयोग वहीं किया जा रहा है जहाँ पर हर्ष, विवाद, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का जहाँ पे बोध होता है वहीं पर इसका प्रयोग किया जाएगा, किसका, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। ठीक है, चलिए उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं। ठीक है, तो पहला है वाह आप यहाँ कैसे पधारे। तो इस सेंटेंस पे अगर देखा जाए तो इसमें हमें कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो हमें क्या हो रहा है, हर्ष हो रहा है, वाह आप यहाँ कैसे पधारे। तो हर्ष का ज्ञान हो रहा है यानी हर्ष का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो निशान लगाया वो किसका लगाया, विस्मयादि बोधक का। दूसरा है वाह वह प्रथम आया है, इसमें खुशी भी हो रही है और इसमें आश्चर्य भी हो रहा है, इसलिए हमने निशान किसका लगाया, विस्मयादि बोधक का। तो कुल मिलाकर के विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग वहीं किया जाएगा जहाँ पर हर्ष हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, आश्चर्य हो, करुणा हो, भय हो इत्यादि का जहाँ पे बोध हो वहीं पर विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वेश्चन मार्क, और इसका आप निशान देख सकते हो, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ये जो निशान है वो किसका है, प्रश्नवाचक का। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन वाक्यों के द्वारा कोई भी प्रश्न किया जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इसलिए लास्ट में किसका उपयोग किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का। दूसरे में देखें वह क्यों नहीं आया, इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो लास्ट में जो निशान काम में लिया जा रहा है या चिन्ह जो काम में लिया जा रहा है वो किसका लिया जा रहा है, प्रश्नवाचक का। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग वहीं किया जाएगा जहां वाक्यों के अंत में कोई प्रश्न किया जाता है, वहीं पर प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों के पास इसे दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।